गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास में जैसा कि आपको मालूम होगा कि कुछ समय पहले से हम लोग कई बार चर्चाएं हुई कि क्लास 9th की क्लासेस नहीं चल रही हैं। आपके बहुत सारे कमेंट्स को पढ़ते हुए हम आज क्लास 9th का सेशन लेकर के आ गए हैं। आपके अपने यूट्यूब चैनल द सीक्रेट ऑफ साइंस यानी द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री पर हम द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री पर डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करने वाले हैं? क्लास 9th के केमिस्ट्री का वो पोर्शन जहां आपको समस्याओं से जूझना पड़ता है। आपकी समस्याओं का निदान आपके अपने YouTube चैनल मनसा सर के साथ आइए देखते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा क्लास 9th में हमारे यहाँ 4 चैप्टर हैं। ठीक है, हम ज़्यादा बातचीत फालतू की ना करते हुए हम लौट करके आते हैं अपने सिलेबस पर। सिलेबस में अगर हम बात करते हैं बेटा तो हमारे पास टोटल कितने चैप्टर हैं? 4 चैप्टर हैं। वो 4 चैप्टर जो इतना ज़्यादा टफ साइंस को आपके लिए बना रहे हैं, ऐसा है क्या? क्या आप 4 चैप्टर से बहुत परेशान हैं क्या? क्या इन 4 चैप्टर्स की वजह से आपकी ज़िंदगी खराब हो गई है क्या? क्या आप सीखने में अपने आप को समर्थ नहीं समझ पा रहे हैं क्या? इन सभी समस्याओं का निदान अब आज यही हो जाएगा। फिर कुछ गलत सोचने का नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। हर दिन, हर समय, हर रोज हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ करके आगे बढ़ेंगे। क्लास 9th के केमिस्ट्री का पोर्शन पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। आइए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 9th का ये सेशन, जहां पर हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से चैप्टर से हमें क्या क्या बातचीत करनी है, कहां से हम पढ़ना शुरू करेंगे, कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे। इन सभी विषयों पर बात करते हुए आगे की तरफ हम बढ़ते चलेंगे और हम आपके सपोर्ट की आकांक्षा करते हैं। आइए देखिए, आप अगर हम केवल केमिस्ट्री सिलेबस की बात करें बेटा तो आपके यहाँ जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो क्या है? देखिए, हमारे यहाँ केमिस्ट्री का सिलेबस जो है यानी कि साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पार्ट है। तो जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है अगर हम इसके बारे में डिस्कस करें तो इसमें सबसे पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। जो चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये फर्स्ट चैप्टर आपका हो गया। फर्स्ट के बाद हम सेकंड पर भी चलेंगे। हम कहते हैं मैटर इन और सराउंडिंग, ये कोई बहुत बड़ा चैप्टर थोड़ा ना है, कोई बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला चैप्टर थोड़ा ना है। डिस्कस करेंगे, गारंटी है हम आपको सिखा देंगे, समझा देंगे, पढ़ा देंगे। बस आप रेगुलर क्लास करते रहिए, एक भी वीडियो आप स्किप नहीं करिएगा, लगातार मन लगा के पढ़िए। जो समय अभी बचा है उसी समय में हम चारों चैप्टर निपटा देंगे, हम आपको सिखा देंगे, हम आपसे वादा करते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि हम कहते हैं सेकंड चैप्टर जो हमारा है वो क्या है? इज मैटर अराउंड अस प्योर। हम कहते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल हमारा थर्ड चैप्टर है और स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारा फोर्थ चैप्टर है। तो टोटल हमारे पास 4 चैप्टर हैं। अब ये जो 4 चैप्टर आपको दिखाई दे रहे अराउंड अस है बेटा, ये हम कहते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग, इज मैटर अराउंड अस प्योर, एटम एंड मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये टोटल कितने चैप्टर हो गए? 4। तो ये जो 4 चैप्टर हैं इसी के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आज की इस क्लास में हम लोग मैटर पर बात करेंगे, यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो हम सीधा सीधा बात कहां पर करने वाले हैं? हम सीधी बातचीत स्टार्ट करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। चैप्टर का नाम है हमारे कि हमारे सराउंडिंग में मैटर क्या है। बहुत ध्यान से समझा, बहुत गहराई में नहीं जाना है, बिल्कुल मस्त मौला की तरह से पढ़ना है, सीखना है, समझना है, प्रेशर नहीं लेना है। प्रेशर लेकर पढ़ोगे तो नहीं आएगा। जरा देखिए क्या नाम दिया गया, मैटर इन और सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग में, सराउंडिंग का मतलब हमारे चारों तरफ जो वातावरण है, हिंदी में समझो, हमारे चारों तरफ जो मैटर है उसी के बारे में हमें बात करनी है। चैप्टर का नाम है, हमें खोजना है, सर्च करना है कि मैटर कहाँ है, कौन सा है सराउंडिंग में हमारे, इसी पर हमें डिस्कशन करना है। तो हमने कहा मैटर इन और सराउंडिंग, ये हमारा टॉपिक है। अब हमारे पास क्वेश्चन अराइज हुआ कि मैटर होता क्या है। ठीक है, सबसे पहला सवाल आता है कि व्हाट इज मैटर। मैटर से आप समझते क्या है? बेटा खूब ध्यान से समझना, मजा आएगी, मजा आएगी, ये श्योर है। हमने कहा कि मैटर से आप समझते क्या हो। पहली बात तो अगर आप कुछ खोजने जा रहे हो सराउंडिंग में तो पता होना चाहिए ना कि खोजने क्या जा रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि बस ले लिए बत्ती खोजने लग गए कि कहाँ मिलेगा मैटर, कहाँ मिले। अरे मैटरवा पता होगा तब न मिलेगा।
अब जैसे अपने यहाँ तो लोग कह देते हैं मैटर कर दिए, मैटर हो गया, मैटर हो गया। वो वाला मैटर नहीं है जो मैटर आप करके आते हो, जो मैटर हो जाता है ये वो मैटर नहीं। कहीं झगड़ा हो जाती है तो बड़े अच्छे शब्द में लोग आकर बताते भाई मैटर हो गया, है ना, वो वाला मैटर नहीं है, ये मैटर केमिस्ट्री वाला है। तो इस केमिस्ट्री वाले मैटर में क्या पढ़ेंगे जरा देखो। क्वेश्चन हुआ कि व्हाट इज मैटर, यानी कि मैटर क्या होता है। आप अपने सराउंडिंग में अपने चारों तरफ मैटर खोजने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, आप अपने चारों तरफ मैटर खोजने जा रहे हैं तो बेटा पता तो होना चाहिए ना कि मैटर होता क्या है, जिसे जा रहे हो खोजने वो है क्या। अगर ये जानकारी नहीं होगी तो खोजोगे किसे, तुम ही बताओ मुझे। क्या सोच पा रहे हो आप? अगर आप मैटर की तलाश में इधर उधर भटकने जा रहे हो तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि मैटर होगा क्या। अगर ये आपको पता होगा कि मैटर क्या होगा तभी तो मैटर खोज पाओगे। तो आओ हम बताते हैं ना आपको कि मैटर है क्या, पाया कहाँ जाता है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और बिन कैरेक्टरिस्टिक्स के क्या मैटर पॉसिबल नहीं है, अगर पॉसिबल है तो कैसे है, और अगर नहीं है तो कैसे है, किसने मैटर को बनाया, क्यों बनाया, कहाँ पाया गया, कौन कौन खोजने गया था। हमको भी लिवा चलना, बत्ती लेकर तुम चल रहे हो, हम भी पीछे पीछे चलेंगे, मैटर खोज के आएंगे। दोनों लोग मिल करके मैटर के बारे में पहले पढ़ लेते हैं तब चलेंगे मैटर खोजने। देखो सबसे पहला सवाल था व्हाट इज मैटर। डिफाइन करने का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आया। क्या कॉन्सेप्ट आया कि एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। क्या दिया गया? एनीथिंग विच ऑक्युपाइज मास एंड हैव स्पेस, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसका खुद का कुछ न कुछ मास होता है, जो स्पेस को ऑक्युपाई करता है, उसे क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसका खुद का कुछ न कुछ मास हो और जो स्पेस को ऑक्युपाई करता है वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। अब जरा गौर करिएगा, हमने कहा जिसका खुद का कुछ न कुछ मास हो। सर ये मास का होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन आया जो स्पेस को ऑक्युपाई कर ले। इसका मीनिंग क्या है कि यानी कि जो जहां पर खड़ा कर दिया जाए तो कुछ जगह को घेर लेता हो, इसी को कहते हैं स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी सब्सटेंस। यानी कि अगर आप किसी चीज को किसी स्थान पर रखते हो, आपके रखने की वजह से वहां पर उसके द्वारा कुछ स्थान ऑक्युपाई कर लिया जाता है तो हम कहते हैं स्पेस ऑक्युपाइड बाय द सब्सटेंस। यही तो हमने पढ़ाया। तो हमने कहा कि अगर कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज आपको दे दी जाए जिसका अपना खुद का कुछ न कुछ मास हो, जो स्पेस को ऑक्युपाई करता है, वह क्या कहलाता है बेटा? वह मैटर कहा जाता है। क्या है? ठीक है सर, इसका मतलब हम आप चेयर टेबल कुर्सी बेंच मेज किताब कॉपी ये सब क्या है? मैटर है, क्योंकि इसका खुद का कुछ न कुछ मास है और ये स्पेस को ऑक्युपाई करता है। ठीक है सर, समझ में तो आया, लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि मास क्या होता है। हकीकत में हम मास नहीं जानते। अगर मास जानते होते तो ये नौबत नहीं होती। सर हमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि मास होता क्या है। हम भारतवासी बहुत जगहों पर गलत बोलते हैं, जरा देखना अभी हम आपको समझाएंगे हम कहाँ कहाँ गलत। क्वेश्चन आया कि मास क्या होता है, तो लिखा गया द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज मास। यानी कि जब हम क्वांटिटी की एनालिसिस करते हैं, यानी जहां पर किसी सब्सटेंस की एनालिसिस उसके क्वांटिटी के बेसिस पर की जाती है तो उसे हम मास कहते हैं। यानी हमने क्या पढ़ा? द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज मास। यानी कि किसी सब्सटेंस की जब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं, यानी कि क्वांटिटी के बेसिस पर हम एनालाइज करते हैं तो वह मास कहलाता है। कैसा डिफिनीशन बड़ी कठिन है, कोई सरल डिफिनीशन बताइए। आप जो पढ़ के आए हैं वही वाली पढ़ जाइए। क्या पढ़ते थे? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट इज नोन एज मैटर। आप कहते हो द अमाउंट ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन इट इज नोन एज मैटर। यानी कि कितना अमाउंट प्रेजेंट है उसी को तो हम कहते हैं मास। यानी कि मास को आप अमाउंट भी कह रहे हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ मैटर या अमाउंट ऑफ पार्टिकल का जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। यानी कि जब अमाउंट को हम मास से कंपेयर करा रहे हैं तो इसका मतलब ये क्वांटिटी की बात हो रही है, क्वालिटी की बात नहीं हो रही। क्वांटिटी क्वालिटी दो शब्द होता है। क्वांटिटी का मतलब होता है अमाउंट और क्वालिटी का मतलब होता है बेटा गुणवत्ता। तो दोनों में अंतर है। तो यहां पर हमने कहा क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज मास। अब किसी ने कहा कि सर मास तो ठीक है, मास अगर एक क्वांटिटी है, मास अगर एक क्वांटिटी है तो इसकी यूनिट क्या होगी? मास का मेजरमेंट होगा कैसे? हम मास को जज कैसे कर पाएंगे? आप सोचो, हम आप मास का मेजरमेंट कराने तो जाते ही हैं,
हम दुकान पे जाते हैं, दुकान पे खड़े हो जाते हैं और हम वेइंग मशीन पर जब अपना मास मेजर करते हैं तो हम बताते हैं हम 70 किलो के हैं, हम 96 किलो के हैं, हम 100 किलो के हैं, हम 110 किलो के हैं। लेकिन जब लौट के घर आते हैं तो क्या बताते हैं, हमारा वजन 110 किलो है। आप सुनना, कहते हैं हमारा वेट 100 केजी है, हमारा वेट 110 केजी है। बोलने में फेर है बच्चा, वो वेट नहीं, वो मास है। मास की यूनिट किलोग्राम होती है। वेट एक तरह का फोर्स है, उसकी यूनिट किलोग्राम नहीं होती, उसकी यूनिट न्यूटन होती है। दोनों में अंतर ना समझने वाले मास और वेट दोनों को समान बता जाते हैं। वेट मेजर करके आते हैं तो मास बताते हैं, मास को वेट कहने में जरा भी नहीं शर्माते हैं। इसका मतलब उन्हें मास और वेट का सही अंतर नहीं पता है, इसीलिए उल्टा सीधा सबको बताते हैं। तो जरा लौट के हम फिर से मास पर वापस आते हैं और क्या हम मास में यह देख पाते हैं, क्या देखना था, मास में हमें देखना था कि एसआई यूनिट, यानी कि एसआई क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ मास, ये क्या हो गया, किलोग्राम। मास की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, किलोग्राम। इसको हम क्या कहते हैं, केजी कहते हैं। कहें ठीक है सर, अदर यूनिट कोई इसकी होती है क्या, मास को हम किसी और यूनिट में मेजर कर सकते हैं क्या? हाँ, मास की एक दूसरी भी यूनिट है जिसे हम ग्राम कहते हैं। ये मास की एक यूनिट ये भी हो गई। तो मास की कई यूनिट्स हैं, ग्राम भी हो सकता है, किलोग्राम भी हो सकता है, तो इसमें बहुत ज्यादा सोचने का विषय नहीं है। तो हमने मास डिस्कस कर लिया कि मास क्या होता है। अब हम आते हैं कि सर अगर आप इतना ही कह रहे हैं कि मास अलग है, वेट अलग है, मास गए थे नापने, वेट नाप के आए, वेट नापने गए, मास को बताएं, तो सर जरा वेट भी बताएं ना, वेट क्या होता है। तो हम आपको समझाते हैं वेट क्या है, जरा गौर करिएगा। देखिए बोर्ड पर लिखा है, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी। यानी हम कहते हैं वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, weight is a type of force exerted on any object due to the presence of gravity। weight क्या है, एक तरह का फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट पर एग्जर्ट कर रहा है, जो किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, कहां, ग्रेविटी की तरफ, ग्रेविटी की वजह से खींच रहा है अर्थ की तरफ। इसका मतलब वेट क्या है, एक तरह का फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होता है बेटा, तो उसको कहां खींचता है, अर्थ की तरफ खींचता है। तो इसका मतलब वेट सर फोर्स है क्या? हाँ, वेट फोर्स है, वेट मास नहीं है। मास और वेट दोनों अलग अलग हैं, तो कंफ्यूज नहीं होने का, मास अलग क्वांटिटी है, वेट अलग क्वांटिटी है। मास की यूनिट किलोग्राम होती है, वेट की यूनिट क्या होगी, जो फोर्स की यूनिट होगी। तो वेट अगर एक तरह का फोर्स है तो फोर्स की यूनिट न्यूटन है, तो वेट की यूनिट न्यूटन होगी। जरा देखिए, हमने कहा कि वेट हमारा क्या है, वेट एक तरह का क्या है बेटा, फोर्स है। तो अगर हम कहते हैं कि वेट हमारा एक तरह का फोर्स है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी होती है ना। इसका मतलब अगर ये फोर्स है तो बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं, हमने कहा कि इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, ये वेट है आपका, तो वेट एक तरह का फोर्स है तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी। और सिंबॉलिक जब लिखते हैं तो कैपिटल एन लिखते हैं, बाकी स्मॉल एन ई डब्ल्यू टी यू टी ओ एन, ये न्यूटन हो गया। अगर हम कहते हैं इसकी कोई और यूनिट सर आपको जो अच्छी लगती हो, तो मास की केजी होती है बेटा, ग्रेविटी की मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो इसकी दूसरी यूनिट क्या हो जाएगी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चाहे चाहे आप न्यूटन कहिए, चाहे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन अगर एसआई यूनिट पूछा गया तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। शायद ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, अगर आ गई हो तो आगे चलिए। अगले कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ते हैं, बड़ा प्यारा सा हेडिंग लिखा है, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो सर अगर मास अलग है, वेट अलग है, तो कोई दो डिफरेंस बताकर समझा क्यों नहीं देते कि मास क्या है और वेट क्या है? तो क्यों नहीं तुम देख लेते, हम तो अभी आपको बता करके आए हैं बेटा। मास में हम पहले तो डेफिनेशन दोनों की लिख देंगे, द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज मास। वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी, दोनों डिफाइन हो गए। दूसरे केस में क्या लिखोगे, मास जो होता है ये वेरिएबल नहीं है, मास कांस्टेंट रहता है।
मास वेरी नहीं करता, मास प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करता। आपका मास 100 किलो छत पे है तो क्या जमीन पे आ जाओगे, जब नीचे वाले फ्लोर पे चले जाओगे तो वहां क्या 50 किलो हो जाएगा, क्या 95 किलो हो जाएगा? 100 किलो था तो 100 किलो वही रहेगा ना। स्कूल जाते हो, स्कूल में अगर आपका मास 100 किलो है, घर आए तो क्या 95 किलो हो जाएगा? ऐसा नहीं बेटा, 100 किलो वहां था, 100 किलो घरों पर रहेगा। वेरी इतना नहीं करता है, मास वेरिएबल नहीं है, मास फिक्स रहता है। वेरी कौन करता है? वेट। दूसरे नंबर पे आया, वेट को डिफाइन किया, एक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस ये हो जाएगा कि वेट वेरिएबल है, मास वेरिएबल नहीं है, वेट वेरिएबल है। किसी ने पूछा कि सर आपको कैसे पता कि वेट वेरिएबल है? बेटा पता नहीं, ये वेट खुद ही बताता है, ये मास इंटू ग्रेविटी लिखा जाता है। हम तो जानते हैं ना कि अगर वेट हमारा मास इंटू ग्रेविटी है, वेट अगर हमारा क्या है, वेट हमारा अगर मास इंटू ग्रेविटी है तो मास तो कांस्टेंट है, लेकिन ग्रेविटी क्या होगी? वेरिएबल है ना। ग्रेविटी तो अर्थ की कुछ और होती है, मून की कुछ और होती है। अर्थ पर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट कुछ और है, मून पर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट कुछ और है। इसलिए वेट आपका वेरिएबल है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी या ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेरिएशन इन ग्रेविटी एट डिफरेंट प्लेसेस। दैट्स वाई वेट इज वेरिएबल बट मास इज कांस्टेंट। तो आपने देखा कि मास और वेट में वेरिएबिलिटी और कांस्टेंट का भी केस हमें पता चल गया। अब एक छोटा सा सवाल ये आता है कि सर ग्रेविटी तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, हाँ अर्थ पे है ना। तो अगर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है तो मास जो रहेगा उसी को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, वेट निकल के खट्ट से बाहर आ जाएगा। यही पढ़ रहे हो ना। लेकिन आपका भी कहना सही है, सवाल तो खड़ा यहां आ गया ना कि ग्रेविटी यहां की 9.8 है, मून का केस अगर लोगे तो 1/6 इंटू 9.8 हो जाएगा, यानी कि 1/6 ऑफ द क्या हो जाएगा, ग्रेविटी ऑन अर्थ, जी का बात हो जाता है। तो इसका मतलब यहां तो वेरी कर गई, वेरी कर गई तो जिसका वेट यहां कुछ है उसका मून पे क्या हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। तो मतलब मून पर किसी ऑब्जेक्ट का वेट और अर्थ पर किसी ऑब्जेक्ट का वेट वेरी कर गया ना। इसका मतलब वेट तो वेरिएबल हुआ ना। क्या सर हमारा मास जो अर्थ पे था वही मून पे होगा क्या? हाँ जी हाँ, लेकिन वेट क्या होगा, वेरिएबल होगा। वेट बेटा वेरी कर जाएगा। ये दोनों का डिफरेंस होगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। आइए आगे चलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट में क्या डिस्कस करते हैं। हमने कहा रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट। मास और वेट में क्या रिलेशन है? तो मास और वेट में रिलेशन कुछ इस प्रकार से, जरा देखिए। हम कहते हैं कि हमने पहला रिलेशन अगर यहां पर लिखा तो जरा देखिएगा क्या लिखते हैं। फर्स्ट रिलेशन में हम लिखते हैं क्या, मास, अगर हम कहते हैं मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल टू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, पहला रिलेशन। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का मास अगर मून पर जो होगा तो वही उस ऑब्जेक्ट का मास अर्थ पर भी होगा, वह वेरी नहीं करेगा क्योंकि मास कांस्टेंट होता है, मास वेरिएबल नहीं। दूसरी केस में हम कहते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट ले लेंगे तो जीईजीएम का जो केस होता है उसके बारे में अगर हम आपको समझाएं तो हम क्या पढ़ते हैं, ग्रेविटी क्या होगी मून के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो 1/6 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी अर्थ के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं। यही मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसी के बेसिस पर आपकी गाड़ी चलेगी। अब हम कहते हैं कि सपोज करिए कि अगर हमें किसी केस में किसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर हमें कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे, हम कहते हैं m इंटू जी लिखते हैं, ग्रेविटी ऑन अर्थ यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड के बाद फोर्थ में आइए, हम कहते हैं किसी ऑब्जेक्ट का अगर हमें मून के रिस्पेक्ट में बात करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इंटू ग्रेविटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन मून। तो हम क्या करेंगे, m को m ही रहने देंगे और इसको gm की जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। इसका मतलब हम यहाँ g/6 लिख देंगे। तो ये wm का रिलेशन अगर हम इसके साथ देखते हैं तो ये आ गया, समझ में आ रहा है। और आप देखिए m इंटू जी एम, अगर इसको और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो wm इज इक्वल टू m, ये m/6 हो गया। mg को क्या कहते हैं, ये मास चाहे मून का हो चाहे अर्थ का हो, बात तो वही हुई। हम कहते हैं अगर ये mm भी लेते हैं तो mm का मतलब क्या है, mm me के बराबर है। तो me इंटू जी क्या हो जाएगा, m, अब यार ये यहां लिख लो, me इंटू जी अपॉन 6 कह सकते हो ना।
एम को हमने एम ई से रिप्लेस कर दिया, जी को ऐसे ही रहने दिया, 6 कर दिया, तो यहां से क्या आता है, डब्ल्यू एम इज इक्वल टू डब्ल्यू ई बाई 6। ये भी आपका रिलेशन है, ये आप किसी भी केस को समझ सकते हैं। यानी कि mm का मतलब है मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन मून, मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, ग्रेविटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन मून, ग्रेविटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, ग्रेविटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। यहां देखिए, वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन मून, ग्रेविटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन मून, वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन मून, मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन मून, ग्रेविटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन मून, मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, gravity of any object on earth, mass of any object, weight of any object on moon, weight of any object on earth। समझ में, रिलेशन भी बता दिया। शायद ये भी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। एक छोटा सा क्वेश्चन हम देकर के अगर समझे, मान लो हमारा, अगर हम अपनी बात करें कि हमारा मास 100 किलो है, एक अप्रोक्सीमेटली आप एज्यूम करिए, हमने कहा कि मास ऑफ मनसा इज 100 kg, हमने कहा कि हमारा मास अगर 100 किलो है बेटा, तो हमारा वेट कितना होगा, डब्ल्यू मतलब वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, हम क्या कहेंगे, m इंटू जी कहेंगे ना। तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो ये 100 इंटू क्या हो जाएगा, 9.8 ग्रेविटी की यूनिट हो गई, तो ये क्या आ जाएगा, 98 आएगा या 980 आएगा, कोई भी बता दो। यहां से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 980 न्यूटन बन जाएगा, तो ये वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ हो गया। तो अगर अर्थ पर उस ऑब्जेक्ट का वेट देखेंगे तो इतना न्यूटन आ रहा है, ये डिफरेंस है दोनों में। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर कहते हैं वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 980 न्यूटन, देन फाइंड द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन मून, तो कुछ नहीं करना, वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल टू वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ अपॉन 6, खट स्पुट करो, 980/6 चीर के बाहर कर दो, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर है तो फिर प्रॉब्लम है आपके साथ, इसका निदान करना पड़ेगा आपको। बस ये तो था आज की क्लास का पोर्शन, उम्मीदन आपको समझ में आया होगा। बेटा अभी तक हमने केवल एक टॉपिक पढ़ाया मास और दूसरा टॉपिक वेट। हमने केवल ये बताया कि मैटर क्या होता है। फर्स्ट लेक्चर में केवल मैटर को डिफाइन किया गया है। क्या किया गया, मैटर को डिफाइन किया गया कि मैटर होता क्या है, मैटर पाया कहाँ जाता है, इसके बारे में बात हुई। पार्टिकल्स से मिलकर के बना है, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम कहते हैं, ठीक है। हमने ये भी देखा कि मैटर के अंतर्गत मास और स्पेस का कॉन्सेप्ट आया, मास वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आया। मास के बारे में हम पढ़ते पढ़ते वेट पढ़ गए, मास वेट में डिफरेंस और मास वेट का रिलेशन हमने आपको बताया, एक दो क्वेश्चन से भी आपको समझाया। इसी के साथ इस चैप्टर का लेक्चर 1 समाप्त कर पाया। आइए अब आपको थोड़ी सी जानकारी हम और देंगे। जानकारी सिर्फ इतनी सी है कि आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर कुछ लिखा है, यानी कि अगर आप लेक्चर 2 देखेंगे तो आपको स्टेट्स ऑफ मैटर की भी जानकारी मिलेगी। यानी कि आपको लेक्चर 2 देखना चाहिए स्टेट्स ऑफ मैटर के लिए। तो हम कल की क्लास में लेक्चर 2 पर बातचीत करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप रेगुलर क्लास करते रहेंगे, और बेटा अगर रेगुलर क्लास करते रहे तो समस्या आपको नहीं होगी, ये हम अभी इस वक्त भी आपको गारंटी दे सकते हैं। केवल रोज की क्लास आप करिए, जितना हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कराएंगे उसको आप डेली का डेली करते रहिए। बीच में ये चैप्टर खत्म होने पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी चैप्टर से रिलेटेड कराएंगे, उसको रोज का रोज करते चलिए, आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर अभी भी आपने केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है तो निश्चिंत होकर के केवल रोज का रोज पढ़िए, हम चारों चैप्टर कंप्लीट करा देंगे, ये हमारी गारंटी है। लेकिन इसके लिए हमें आपके सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। आप लगातार मेहनत करिए, हम भी आपके साथ मेहनत करेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।